बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेज ऑफ एसी तक हमने कर लिया था। एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कोई भी हो, अल्टरनेटिंग करंट के साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, तो उनके फेजेस, फेज से क्या मुराद? फेज से मुराद एंगल है। ये एंड फिर सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते ही जाता है ये ग्राफ। ये आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट का अगर ये ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टाइम ही बेसिकली क्या होता है, एंगल, एंगल होता है ना थीटा ओमेगा टी के बराबर। तो जब यहाँ पर ये होता है तो यहाँ पर फेज कितना होता है, 0 डिग्री। स्टार्ट पर वो साइन थीटा को फॉलो करता है ना, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा। तो ये साइन थीटा, साइन थीटा जीरो हो तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर फेज जीरो है, तब ये आई की वैल्यू जीरो आ रही है, ये साइन की वैल्यू जीरो। पीक वैल्यू कहाँ पर होगी, किस एंगल पर होगी, जहाँ पर साइन की पीक वैल्यू होगी, और साइन की पीक वैल्यू 1 होती है, किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। तो पॉजिटिव पीक पे फेज 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ पर दोबारा वैल्यू जीरो होगी, लेकिन इंक्रीज मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होकर जीरो हुई है, और दिस इज पॉसिबल एट 180 डिग्री। नेगेटिव पीक वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, दैट माइनस आई एम होगी। ठीक है, तो ये किस एंगल पर होता है, ये 270 डिग्री पर होता है। एंड एट द एंड यहाँ पर हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। जी देखें, इधर फेज जीरो है। रेडियन में अगर मैं लिखना चाहूँ 90 डिग्री पर कितना होता है, पाई बाई टू। 180 पर होता है पाई। यहाँ पर कितना होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पर कितना होता है, दैट इज 2 पाई। 360। ये जरा देखो, फेज डिफरेंस से क्या मुराद है, हम ये देखना चाह रहे हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, लेकिन कौन सी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जिनकी फ्रीक्वेंसीज सेम हो, लेकिन उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जीरो पॉइंट है उनका, वो डिफरेंट हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, दे हैव फेज डिफरेंस। दे हैव फेज डिफरेंस। ठीक हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाता हूँ। देखें, ये देखें कि ये हमारे पास इस वक्त जीरो यहाँ पर है। ये जो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होनी है वो जीरो पर है। दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ। यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऐसे। इस रेड वाले का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसका यहाँ पर जीरो है, दूसरा जो हमारे पास है वैल्यू, वो दूसरे ग्राफ की इस वक्त कितनी है, मैक्सिमम है।
ये इस वजह से हम इन दोनों में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। यानी जब दूसरे ग्राफ जो रेड है ये हमारे पास 0 पर है, तो ये जो पहले स्टार्ट हुआ था ग्राफ ग्रीन वाला, ग्रीन वाले का जो फेज डिफरेंस है वो हमारे फेज जो है वो कितना है इस वक्त, इसका 90 डिग्री है। जबकि इसका इस वक्त फेज जो है वो हमारे पास 0 है। यानी हमने दो ग्राफ बनाए, हमने दो ग्राफ बनाए, उन दो ग्राफ में से दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, एक ही एंगल से स्टार्ट नहीं हो रहा। ऐसे भी कह सकते हैं इनिशियल वो सेम नहीं है, एक जगह पर नहीं। ठीक है, अब जो वैल्यू पहले स्टार्ट होती है वो हम कहेंगे कि वो लीडिंग है, और जो बाद में स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं वो लैगिंग है, पीछे रह गई। जिस जगह पर, जरा इस पॉइंट को देखें, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये बाद में स्टार्ट हुआ, इसका जो फेज है अभी यहाँ पर वो 0 है। जिस वक्त इसका फेज 0 है तो उस वक्त दूसरा जो ग्राफ है ग्रीन वाला, उसका फेज हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर अब इन दोनों का जो हम एंगल मेजर करेंगे इस पहले वाले ग्राफ के लिहाज से, यानी ग्रीन वाले के लिहाज से, दूसरे का जो एंगल है जो बाद में 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे मेजर करेंगे और उससे हम कहेंगे फेज डिफरेंस, कि ये इन दोनों का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह देता हूँ कि ये इन दोनों का फेज डिफरेंस है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करें। और इस केस में ये कितना होगा, ये 0 पर है और जो ग्रीन वाला है वो पॉजिटिव पीक पर है, तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, या पाई बाय 2 रेडियन, 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अब ये याद रखना, the quantity which passes through 0 earlier is called leading quantity, and other quantity या second quantity हम कह देते हैं, second quantity is called lagging quantity, lagging quantity, leading quantity। अब जरा देखो, इधर हमारे पास एक रेड है और एक ग्रीन है, दो ग्राफ बनाए, इनमें से पहले 0 में से कौन गुजर रहा है, ये हमारे पास ग्रीन वाला गुजर रहा है, और रेड वाला ग्रीन में हमारे पास यहाँ से नहीं उससे बाद में गुजर है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ग्रीन वाला लीडिंग ग्राफ है एज कंपेयर टू रेड ग्राफ। ठीक है, और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, हमारे पास 90 डिग्री है, ये पाई बाय 2 रेडियन। तो हम ऐसे कहेंगे, जरा देखिए हम क्या कहेंगे, green quantity is leading red quantity by phase difference of 90 degree or pi by 2 रेडियन। ठीक है, तो ग्रीन क्वांटिटी इज लीडिंग रेड क्वांटिटी बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री।
जी लड़कों, समझ आई है बात की? यस सर। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। मैं इसी बात को दोबारा बनाता हूँ, ठीक है? अब बड़े गौर से समझिएगा जो हम आगे इस्तेमाल होंगी चीज़ें। देखें, जैसे पिछला ग्राफ मैंने बनाया तो यहाँ से स्टार्ट किया था। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इनके एम्पलीट्यूड सेम हो। देखिए, एक क्वांटिटी ज़रा बड़ी है, दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू, पीक वैल्यू हमारे पास मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में इनके साइकिल कितने को, ये एक साइकिल बनाया है, तो ये याद रहना, ये ना हो कि बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, लगे कि वो एक जैसी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बात है। हाँ जी, देखो अब ये जो रेड ग्राफ है, जो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा था, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे पीछे की तरफ लेकर आता हूँ, ऐसे ऐसे ये इसकी नेगेटिव पीक है, ठीक है? ये इसकी नेगेटिव पीक है, यहाँ तक लेकर आना, ठीक है? यानी अगर मैं इसको आगे कराऊँ तो ये हमारे पास ऐसे डिक्रीज होगी वैल्यू अब इसकी, सही है? तो याद रखो, अब आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि ग्रीन वाले का यहाँ पर फेज 0 होना है, जहाँ पे स्टार्ट है। पॉजिटिव पी पर कितना होना है, 90 डिग्री, फिर 0 पाई इधर आगे कितना होना है, जहाँ पर करंट इंक्रीज से मैक्सिमम से 0 होगी और फिर आगे नेगेटिव होगी, वहाँ पर फेज कितना होगा, 180 होगा। फिर नेगेटिव पीक पर 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2, लास्ट पर 2 पाई होगा। यहाँ पर जरा देखो कि ये ग्राफ यहाँ पर 0 है, लेकिन ये पिछले ग्राफ की ये वाली सिचुएशन है, ठीक है? तो इसलिए इधर कितना होगा, 0 भी हो सकता है, और पिछले ग्राफ के लिहाज से इस पॉइंट को मैं 2 पाई भी कह सकता हूँ, सही है? पिछले ग्राफ के लिहाज से यहाँ पर कितना फेज होगा, इसको मैं कह देता हूँ 3 पाई बाई 2, यानी 270 डिग्री। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब ग्रीन वाले को देखें। इसी तरीके से ग्रीन वाला जो है, जहाँ पर ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू है फ्रॉम सर्टेन वैल्यू जो पीछे से स्टार्ट होकर ग्राफ में आ रही है, तो यहाँ पर 0 है, तो ये पिछले ग्राफ का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर ये हमारे पास कितना है, अगले ग्राफ के लिए अगर मैं इस पॉइंट को 0 कह दूं, तो मान लेकर पिछले ग्राफ के लिहाज से ये जो कंप्लीट सॉलिड लाइन में ग्रीन में हो रहा है, उसके लिए वो कितना है, 2 पाई है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ या 360 डिग्री भी लिख सकता हूँ। इधर कितना है, 270, इधर कितना है, 360। क्लियर हो गया? तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों का फेज डिफरेंस लेता हूँ। याद रखना, फेज डिफरेंस हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है, ठीक है? अगर मैं इधर 0 ही रखता ऊपर ग्रीन वाले का और नीचे वाले का 270, तो फेज डिफरेंस कितना होता, 270 आता। लेकिन हमने स्मॉलर लेना है, क्योंकि ऊपर वाले को 0 की बजाय हम क्या लेंगे यहाँ पर, 360, और नीचे वाले को हम कितना लेंगे, 270। तो अब जरा देखो फेज डिफरेंस कितना होगा, 360 माइनस 270, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ग्राफ वही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए फेज डिफरेंस हर जगह पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या याद रखना है, एज फ्रीक्वेंसी इज सेम, एज फ्रीक्वेंसीज ऑफ ग्राफ
is same, so they have constant phase difference. ठीक है, अब मैं ग्राफ ये दोबारा बनाता हूँ। अब ये वाली सिचुएशन में बनाऊंगा, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। ग्राफ सेम है, शम्स जाग रहे हो ना? यस सर। चलें देखें, ये ग्रीन वाले की पीक वैल्यू से अगर मैं स्टार्ट करूं, पीक वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन आपको पता है जिस वक्त ग्रीन की पीक वैल्यू उस वक्त दूसरे ग्राफ की कौन सी, रेड वाले ग्राफ की हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 0 है। ठीक, वो देखो क्या है, देखें इस वक्त रेड वाला 0 पर है, ग्रीन वाला जो है वो पॉजिटिव पीक पर है। पॉजिटिव पीक पे इसका फेज कितना होना है, 90 डिग्री होना है। अब जरा डिफरेंस लें, फेज डिफरेंस, अभी भी फेज डिफरेंस हमारे पास वही आएगा, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो तीन चीज़ों से आप लोगों ने सीख लिया। एक तो ये है जो हमने पीछे पढ़ा कि अगर एक ही लाइन पर हम ग्राफ ऐसे बनाएं कि दोनों का 0 पॉइंट्स डिफरेंट बनाएं, तो फिर जो क्वांटिटी पहले 0 में से गुजर रही है वो लीडिंग है, जो बाद में है वो लैगिंग क्वांटिटी है। ठीक है, और उन दोनों में से अब जो बाद वाला है उसकी जहाँ पर 0 स्टार्ट हो रहा है उस वक्त उसको देखें, और जो उसकी वैल्यू जो आ रही है पहले वाले ग्राफ की जो पहले 0 से गुजरा है वो पॉजिटिव होगी, उसके एंगल को देखें। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस कैसे होगा, दोनों का उस वक्त सेकंड के 0 पॉइंट के रेफरेंस के लिहाज से जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 90 माइनस 0 90 डिग्री, पाई बाई 2 ले लिया। ठीक हो गया, तो ग्रीन क्वांटिटी इज लीडिंग द रेड क्वांटिटी। ग्रीन क्वांटिटी क्यों लीड कर रही है रेड क्वांटिटी को, क्योंकि ये पहले 0 में से गुजर रही है और रेड वाला बाद में 0 में से गुजर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ग्रीन इज लीडिंग द रेड क्वांटिटी बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। फिर इसी बात को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास ग्राफ है वही ग्रीन वाला जो हमने पहले बनाया, लेकिन रेड वाला जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो मैं ग्रीन के 0 के लिहाज से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया उसके पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो मुझे ये समझ आया ग्रीन वाला जब 0 पर है तो दूसरे वाला जो है रेड वाला ये नेगेटिव पीक पर है, तो 0 वाले को बजाय हमने क्योंकि इनके दरमियान स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस लेना, स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो 0 है वो बेसिकली उसके पीछे जो ग्राफ आ रहा होगा जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये खत्म हो नहीं हुआ, ये तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है जारी है, तो इसको आगे स्टार्ट करेंगे तो अगले ग्राफ के लिहाज से इसको मैं 0 कह सकता हूँ और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पिछले ग्राफ के लिहाज से ये 2 पाई है, लेकिन अगले डॉटेड लाइन वाले ग्राफ के लिहाज से इसका फेज 0 है। तो सेम यहाँ पर इधर कितना है, नेगेटिव पीक पर 270 है और इधर हमारे पास कितना है वो 0 डिग्री है, तो कितना फेज डिफरेंस आएगा 360 माइनस 270, ये 90 डिग्री आ गया। या मैं ये जो पोजीशन आप लोगों को बताई कि इस पोजीशन के लिहाज से आप जरा देखो कि यहाँ पर ये 0 पर है रेड वाला, लेकिन ग्रीन वाला वो हमारे पास पॉजिटिव पर है, तो अगेन हमें पता है कि 0 जो है पहले वाली जो हमारे पास है वो तो ग्रीन की है, यानी, लेकिन उसको अगर मैं बनाऊं यहाँ से, अब 0 वाला हमने पढ़ा है ना कि वो क्वालिटी हमारे पास लीडिंग होगी जो पहले 0 से गुजरे, तो अब हमें पता है कि जिस वक्त रेड वाला 0 पर है उस वक्त ये ग्रीन वाला पॉजिटिव पीक पर है, तो यही पहले हमारे पास 0 वाले पोजीशन से गुजरा होगा। क्लियर होगी बात। तो अब इस रेफरेंस के लिहाज से भी देख लें कि रेड वाला जब 0 पर है, ग्रीन वाला पॉजिटिव पीक पर है, तो ये 90 माइनस 0 90 डिग्री। इस तरीके से जब हमने मेजर करना हो तो फिर हम क्या कहते हैं, जो क्वांटिटी ज्यादा पॉजिटिव होगी, याद रहना जो क्वांटिटी
ज़्यादा पॉजिटिव होगी एट द रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास लीडिंग क्वांटिटी होगी। मसलन इस ग्राफ में देखें, रेड वाला 0 पर है, ग्रीन वाला पॉजिटिव बी पर है, इसलिए मैं क्या कहूँगा कि ग्रीन ग्राफ इज लीडिंग द रेड ग्राफ बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इस जगह पर देख लो, इस पॉइंट पर देखें, ग्रीन वाला 0 पर है वैल्यू में, तो ये रेड वाला नेगेटिव पीक पर है, तो अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? ग्रीन वाला ही है। तो यहाँ पर भी हम वही कहेंगे, यानी कोई फर्क नहीं आएगा कि ग्रीन इज लीडिंग द रेड क्वांटिटी बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। लेकिन हमने स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, ये हमें क्या बता रहा है, ग्रीन quantity is leading red quantity by phase difference of 90 degree or pi by 2 रेडियन। ठीक हो गया जी। अब हम ये लड़कों को समझ आ गई? यस सर। यस चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैंने एग्जाम्पल भी दे दी, आपको समझा भी दिया। एक और बात मैं पिछले में बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। नजर आ गई, वो ये है कि आपको पता है कि ये ग्रीन वाला जब थीटा 0 है तो साइन 0 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। इसकी वैल्यू जो है, ये अगर मैं ग्रीन क्वांटिटी को अगर मैं करंट कह दूं, अगर, और रेड वाले को मैं वोल्टेज कह दूं, और ये वैल्यू चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस, इसको मैं अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आई जो है ये हमारे पास किसके बराबर है, इसको इक्वेशन में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये आई एम साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, या थीटा जो है ये याद रखना, इसको हम क्या लिखेंगे पहले, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ओमेगा टी कह दें। जो वोल्टेज है इसके लिए मैं ये इक्वेशन v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ओमेगा टी अगर एंगल और इसका एंगल, ओमेगा टी एंगल को रिप्रेजेंट, अगर वो सेम होगा तो फिर इसका मतलब है दोनों ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एक जगह से, लेकिन इन दोनों के जो 0 पॉइंट है वो डिफरेंट है। ये जो हमारे पास रेड है ये पीछे रह रहा है ग्रीन वाले से बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो हम जितना ओमेगा टी तो फेज आ गया करंट वाले का जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके फेज में से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को या पाई बाय 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसको मैं कैसे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ऐसे मैं रिप्रेजेंट, या ऐसे भी किया जा सकता है, या ऐसे भी किया जा सकता है कि करंट जो है इसको हम, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, इसको मैं ऐसे कह देता हूँ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें जितना फेज डिफरेंस है, यहाँ पर फाई 90 डिग्री है तो आप 90 डिग्री लिख दें या पाई बाय 2 रेडियन लिख दें। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ऐसे जनरलाइज कर देता हूँ और फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, पाई लिख देता। अब मैंने इसी लिहाज से, यानी मैंने ग्रीन यानी करंट वाले ग्राफ के लीडिंग के लिहाज से लिखा है, तो वो कितना लीड कर रहे हैं रेड वाले से बाय द फेज डिफरेंस ऑफ फाई, तो वो फाई या पाई बाय 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो अब उसको मैंने करंट को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स्ट्रा डिफरेंस के लिहाज से। तो अब वोल्टेज को मैं कैसे लिखूंगा, वोल्टेज को उसको नॉर्मल लिखूंगा कि उसका फेज कितना है, v इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी।
ओमेगा टी में कितना एक्स्ट्रा है करंट में, वो फाई एंगल ज्यादा है, तो वो करंट वाले में लिख लिया। या ब्लू वाला जैसे मैंने लिखा है कि करंट को मैंने ओमेगा टी के लिहाज से लिखा है, तो वोल्टेज वाला उससे कितना पीछे है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ फाई, तो उसके एंगल में से मैंने फाई को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ जाते हैं। क्लियर होगी जी बात। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जी। अभी अगर टाइम भी हमारे पास कम ही है, लेकिन ये बड़ी अहम बातें थी जो हमने आज करनी है। मैं यहाँ पर एक वीडियो एक आपको बताता हूँ। हाँ जी, आप लोगों को ये नजर आ रहा है सामने? यस सर। यस सर। ये सर्कल में रोटेट करती हुई चीज नजर आ रही है कोई? ये नजर आ रहा है? लड़कों बोल दो। यस सर। यस सर। अब जरा देखो, ये हमारे पास राइट साइड पर एक रेड कलर का ग्राफ बनता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है ना? ठीक है, फर्ज अगर ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो, ये रुकेगा नहीं, तो ये हमारे पास यहाँ पर जब ये पहुँचता है तो उस वक्त इसकी वैल्यू जीरो है। अब आप अगर गौर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये ऐसे बढ़ रही है, ये ग्राफ में चेंज हो रही है। इससे ये जो सर्कल में घूम रहा है, इसका जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या हो रही है, इसी लिहाज से चेंज हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, और एक वेक्टर बनाता हूँ। अभी ये वेक्टर यहाँ पर है, फिर ये वेक्टर यहाँ पर आ जाता है, फिर ये वेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। टाइम इज रियली शॉर्ट, लेकिन एक ही बात समझानी है, बाकी आपने खुद करना है। ये जरा देखो, ये अगर कोई वेक्टर है ये रेड कलर का, इसका वाई एक्सिस पे सब वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जीरो है। ठीक है, फिर जब ये वेक्टर यहाँ पर पहुंच रहा है तो इसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, वो इतनी है। फिर ये वेक्टर जब यहाँ पर पहुंचा है तो इसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, मैं अगर थोड़ी लाइन ओवरराइड करने के लिए इधर ऐसे कलर चेंज करके, इतनी है जितनी मैक्सिमम है। फिर हमारे पास वाई एक्सिस पे वैल्यू इसकी कितनी है, जब आगे बढ़ा अब कम होना शुरू होगी। फिर जब ये हमारे पास एंगल यहाँ पर इसका बना तो उसको इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब आप जरा देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पास है ये रेफरेंस है, इस जगह पर इसका एंगल जीरो है। इधर एंगल कितना हो गया है, विद द एक्स एक्सिस 90 डिग्री है, ओमेगा टी जो इसकी मोशन की वजह से बन रहा है। और यहाँ पर इसका एंगल कितना है हमारे पास, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270।
फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 360। यानी ये जैसे जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस वेक्टर का जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, जो वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू है, वो हमारे पास इस ग्राफ के मुताबिक आ रही है, जो इस ग्राफ के मुताबिक ऐसे आ रही है। ठीक है, तो जहाँ पर इसके एंगल यहाँ पे जीरो होते हैं, इधर भी वैल्यू जीरो होती है। इधर जरा देखो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, देखना यहाँ पर उसकी पॉजिटिव पीक होगी। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो जरा देखो यहाँ पर उसकी पॉजिटिव पीक होगी। जब वो इधर 180 डिग्री पर पहुंचता है तो यहाँ पर देखना उसकी ये वैल्यू जीरो होगी। तो ये जो क्वांटिटी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स के लिहाज से। यानी हम इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को एक ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इन वेक्टर के जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होता है, वाई एक्सिस पे जो इनका प्रोजेक्शन होता है, दैट प्रोजेक्शन गिव्स अस द वैल्यू ऑफ आवर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अगर वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट हो रही है तो। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने याद रखना है क्या भला, कि हमारे पास our alternating quantities can be represented by a vector which is rotating anti-clockwise in a circle, और जो हमारे पास इस वेक्टर का किसी भी इंस्टेंट पर along y axis प्रोजेक्शन होगा, that will give us the value of the instantaneous value of the quantity, अगर हमारी वो क्वांटिटी साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है तो। ये जैसे साइन थीटा पे डिपेंडेंट है वो हमने रिप्रेजेंट कर। ठीक हो गया। जैसे अभी मैंने आप लोगों को सर्कल बना के दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, और देखें एक दफा फिर, मसलन ये हमारे पास वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है, और ये टाइम के साथ ऐसे रोटेट करके इसने यहाँ पर एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, और ये इसके ओमेगा टी है। तो अब इस क्वांटिटी का यहाँ पर जो भी ये क्वांटिटी है, वोल्टेज है, करंट है, इसका वाई एक्सिस पे ये जो प्रोजेक्शन बनेगा इतना सा, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। सही है, यानी ये हमारी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर हो गई बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखें, अब ये दो क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। एक, अब आप गौर से देखें, मैं अब इसमें आई एम नॉट एबल टू स्टॉप इट एट एन इंस्टेंट। तो हमारे पास ये दो क्वांटिटीज हैं, एक ग्रीन, एक ब्लू है और एक रेड है। अगर आप देखेंगे जब ये घूम के आता है ग्राफ, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी पहले जीरो में से गुजरेगी, यानी जीरो रेफरेंस लाइन से गुजरेगी, वो हमारे पास ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, रेड बाद में। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों में अब क्या होगा, एक सर्टेन फेज डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इनके ग्राफ यहाँ पर ऐसे बिल्कुल जीरो रेफरेंस लाइन पर लेकर आऊँ तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, जरा देखिएगा।
ये देखिएगा, इस ग्राफ को रेड वाले को मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पर आ रहा है, और ब्लू वाले को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो वो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि जो पहला जीरो में से गुजर रहा है वो ब्लू है, और जो बाद में जीरो में से गुजर रहा है वो हमारे पास रेड है। इन दोनों में हमारे पास इसका मतलब है फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है फाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ब्लू इज लीडिंग रेड बाय फेज डिफरेंस ऑफ बाय सम फेज डिफरेंस। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब अगर देखें इनको जो हमने रिप्रेजेंट किया है जिन वेक्टर से, तो ये जो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो कौन से हैं? रोटेटेबल वेक्टर्स हैं। और वो रोटेटेबल वेक्टर्स जो हैं, वो रोटेटेबल वेक्टर्स जो हमारे पास हैं वो कैसे हैं, वो मैं अब दोबारा आपके सामने लेकर आता हूँ। डिलीट कर दूँ जी। देखें, इन रोटेटेबल वेक्टर को भी देखेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ब्लू वाला ये हमारे पास जीरो रेफरेंस लाइन है, दिस इज आवर जीरो रेफरेंस लाइन। ये हमारे पास जीरो रेफरेंस, 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, क्योंकि इन इधर जो भी क्वांटिटी होगी उसका वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो जीरो, और ये साइन थीटा के लिहाज से जब रेड वाला यहाँ पर पहुंचता है, यानी सिचुएशन आपने गौर से देखनी है कि जब रेड वाली क्वांटिटी यहाँ पर है तो जीरो पर है, उस वक्त जो ब्लू है वो ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुकी होती है। ब्लू वाली हमारे पर यहाँ कहीं पर होती है। ठीक हो गया, इसका मतलब है रेड के मुकाबले में जो ब्लू है वो हमारे पास लीड कर रहा है। और ये हमारे पास जो फेजर डायग्राम्स हैं इनमें जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास कौन सी होंगी? इन वेक्टर्स की वैल्यूज हैं, ये उनकी आरएमएस वैल्यूज हैं। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी मतलब ब्लू की, तो इस लम्हे पर जब रेड जीरो पर है, ब्लू थोड़ा सा आ गया, तो उस वक्त इस ब्लू का अलोंग वाई एक्सिस ये जो उसका प्रोजेक्शन होगा दैट गिव्स इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। रेड वाला उस वक्त कहाँ पर होगा? वो जीरो पर होगा, तो उसकी क्वांटिटी की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि उसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितनी वैल्यू दे रहा है? हमारे पास जीरो दे रहा है। तो ये वेक्टर्स नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फेजर्स कहते हैं। ऐसी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं है ना, तो इस वजह से, लेकिन इनका बिहेवियर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं लाइक द वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, इसलिए इनको एक नया नाम दिया गया है जिनको हम क्या कहते हैं? फेजर्स कहते हैं। तो हम सर्टेन वेक्टर रूल्स इन पर अप्लाई कर सकते हैं बिहेवियर की वजह से, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी specific they do not have any specific direction, that's why they are not the proper vectors, they are called phasors, they are called phasors। अब इस बात को फर्ज कर लें, अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है, मैं अब अपने उस पर जाता हूँ, देखें देखो, रेड वाला हमारे पास जीरो पर है, तो ग्रीन वाले के फेज कितने हैं? 90 है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, या दूसरा मैं बना ही लेता हूँ ताकि आप बुक में से देखेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन न रह जाए। इसी ग्राफ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये देखें, जब हमारे पास रेड वाला 0 पर है तो ये ब्लू वाला जो ग्रीन वाला ये हमारे पास पॉजिटिव पीक पर है, और ये पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम यहाँ पर इसका एंगल 0 है, इसका जब 0 है तो इसका ग्रीन वाले का कितना है 90 डिग्री है। तो हम दोनों ग्राफ को सामने रखते, इसका मतलब भी यही है जो इसका है, क्या बोला कि मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये इसका ग्राफ है, दिस इज करंट ग्राफ, दिस वन, और जो रेड वाला है ये वोल्टेज का है, रेड वाला वोल्टेज का और ग्रीन वाला ये करंट का है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे कह देता हूँ कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ऐसे कह दिया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास। अब इस बात को हम वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उनको वेक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे कि सबसे पहले मैं जो लैगिंग क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल यानी जो हमारे पास वोल्टेज है, वो मैंने अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लिख ली, और जो लीडिंग क्वांटिटी है, अब इससे वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनानी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी है कितने एंगल पर, जितना उनका फेज डिफरेंस है, यानी ये कितना है 90 डिग्री। तो ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसे, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, यानी लैगिंग से लीडिंग क्वांटिटी की तरफ हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास फाई है। ठीक है, तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अब जो भी देखेगा उसे पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो स्मॉलर एंगल बन रहा है करंट की तरफ। जिसका मतलब क्या हुआ, यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर करंट से वोल्टेज की तरफ आए, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन करंट से वोल्टेज ज्यादा एंगल है, वोल्टेज से करंट हमारे पास स्मॉलर एंगल है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जिस क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज थ्रू स्मॉलर एंगल, वो हमारे पास लीडिंग क्वांटिटी है। तो हमारे पास करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये ग्राफ है, ग्राफ से हमने वेक्टर डायग्राम बना ली। अब जरा मैं इनकी इक्वेशंस लिखना चाहूँ तो वो मैं कैसे लिखूंगा, अब बड़े गौर से तवज्जो दीजिएगा, इसी कलर से मैं लिख लेता हूँ। मसलन आपको ये तो समझ आ गई कि ये अल्टरनेटिव क्वांटिटीज हैं और साइन के साथ इनको हम रिलेट कर सकते हैं। मसलन जो करंट है उसकी इक्वेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इससे, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी एंगल बन रहा है ओमेगा टी, तो फिर वोल्टेज को मैं इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का बिहेवियर यहाँ पर सेम नहीं आ रहा, क्योंकि करंट मैक्सिमम पर है तो वोल्टेज 0 पर है। सही है, तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर जरा देखो, v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एंगल बन रहा है, मोशन की वजह से, रोटेशन की वजह से आ गया, वेक्टर के लिहाज से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओमेगा टी माइनस, क्योंकि लैग कर रहा है, जो लैगिंग क्वांटिटी है उसमें से जितना फेज डिफरेंस है उसे माइनस करना है उसके एंगल में से, ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा, या 90 डिग्री आप उसे कह रहे हैं। सही है, या ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैं वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो उस वक्त जो करंट है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, हमें पता है करंट लीड कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ फाई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसके एंगल को I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ, इसमें अब एंगल का इजाफा होगा, लीडिंग है ओमेगा टी प्लस फाई।
तो ये हमारे पास लेक्चर मुकम्मल होता है। आप लोगों ने अपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। कल हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा AC थ्रू रेजिस्टेंस, उसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।